Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history. So we have already completed the first topic of modern India, that is the revolt of 1857, and today we are going to discuss the next topic, that is charters and acts. So charters and acts is one of the most important topic in history of modern India, because charters and acts were the backbone of British administration and how their rule unfolded over the period of time. तो ये प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल है और आपके मेंस के प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है चार्टर्स एंड एक्ट से कि ये वाला प्रोविजन कौन से एक्ट में आया था, इस टाइप के क्वेश्चंस. एंड इन मेंस यू कैन फ्रेम एन आंसर इन अ बेटर वे if you are well versed with the timeline of British administration. So that's why this topic is very important and UPSC has asked too many questions from it. इसलिए I have divided this topic into two parts. So today we are going to discuss the part 1 in which I have covered the acts starting from 1793 to 1909, and the remaining acts we will discuss in next part. And you can also attempt these questions in a quiz format, and in order to do so go to www.civilstep.com. Now let's start with the first question. This question came in the prelims of 2010 and the question is, by a regulation in 1793 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसकी सारी जुडिशियल पावर्स को ले लिया गया एंड ही वाज मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली. सो व्हाट वाज द रीजन फॉर सच अ रेगुलेशन. तो हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रीजन था. फर्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रेवेन्यू कलेक्ट करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी अगर उस पे से एक्स्ट्रा बर्डन एडिशनल वर्क का हटा लिया जाए. एडिशनल वर्क मतलब जो जुडिशियल वर्क था उसका बर्डन हटा लिया जाए. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट कि जुडिशियल पावर सिर्फ एक यूरोपियन के पास होनी चाहिए एंड एन इंडियन शुड गेट द जॉब ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ओनली. थर्ड स्टेटमेंट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अलार्म्ड बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर कंसंट्रेट हो गई थी. उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर थी, जुडिशियल पावर्स भी थी, तो उसके पास बहुत सारा पावर्स कलेक्ट हो गई थी एंड सच एब्सोल्यूट पावर वाज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन. फोर्थ इज जुडिशियल वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज रिक्वायर्ड थी इंडिया की भी और लॉ की भी. दैट्स वाई लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम मिलना चाहिए और एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट होना चाहिए जिसे इंडिया की भी नॉलेज हो और लॉ की भी नॉलेज हो जुडिशियल वर्क के लिए. तो इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स सी. Option C is the correct, that is Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. Now let's know more about this regulation of 1793. So this regulation of 1793 was known by the name of Cornwallis Code, and it was a body of legislation enacted in 1793 by the East India Company. Why? To improve the governance of its territories in India. So Cornwallis Code was introduced to improve the governance of India, and this new reform was based on the principle of separation of power. तो इसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर दिया गया और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंट किया गया और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक न्यू क्लास ऑफ ऑफिसर अपॉइंट की गई विच वॉज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज, एंड ही ऑल्सो यूज टू प्रिसाइड ओवर द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट. एक बेस्ट प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया कॉर्नवालिस कोड में विच वाज द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और ये एक रेवेन्यू कलेक्शन स्कीम थी जो इंडिया में 20th सेंचुरी तक फॉलो की गई. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉर्नवालिस कोड. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2003 and the question is, which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1833? We have to focus on the word not made. तो इनमें से कौन सा option was not the provision of this act? Our first option is the trading activities of the East India Company were to be abolished. Second, the designation of the supreme authority was to be changed as the Governor General of India in Council. Third, all lawmaking powers to be conferred on Governor General in Council. And fourth, an Indian was to be appointed as law member in the Governor General's Council. So let's see what is the answer.
Answer is option D, that is, an Indian was to be appointed as a law member in Governor General's Council. This was not a provision of the Charter Act of 1833. Now let's know more about this act. अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रीडेजिग्नेट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने. एंड दिस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर इंटायर ब्रिटिश इंडिया. मीन्स दिस गवर्नर जनरल कुड मेक रूल्स ओवर इंटायर इंडिया. एंड इससे पहले 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, एंड दे वर इंडिपेंडेंट इन देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. बट आफ्टर दिस एक्ट गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. दे वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इस पर्सन को असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाई गई विच वॉज नोन एज गवर्नर जनरल्स काउंसिल एंड ही हैज़ टू हैव 4 मेंबर्स. इस एक्ट के अंडर एक प्रोविजन आया है कि अब से इंडिया में जो भी लॉ बनाया जाएगा उसको पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा एंड दैट लॉ वाज टू बी कॉल्ड एक्ट. इंडियन लॉ कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया और लॉर्ड मकौले उसके फर्स्ट चेयरमैन बने. इस एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू बी नोन एज कमर्शियल एज वेल एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. बट आफ्टर दिस एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को एंड कर दिया गया एंड दिस बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. इस एक्ट के अंडर स्लेवरी को मिटिगेट कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया इंडिया से भी, और ब्रिटेन की जितनी भी पोजेशंस थी उन सब जगह से स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया. So this was all about the Charter Act of 1833. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2006 and the question is consider the following statements. हमारे पास यहाँ पर 2 statements given है and we have to tell which of them is correct. Our first statement is the Charter Act 1853 abolished East India Company monopoly of Indian trade. Second, under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. So we haven't read about the Charter Act 1853 as of now, so we don't know about the statement first, but we have previously read about the Act of 1858, and under this act the East India Company was abolished and India का पूरा administration came under the British Parliament or under the name of Queen. So statement second is correct here. So if we know that the statement second is correct, then option A and option D can be eliminated. Now we are remain with 2 options, B and C. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपको 2 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट के बारे में भी पता है तो उससे आप कई ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे हमें सेकंड स्टेटमेंट के बारे में पता था तो हमने ए और डी को एलिमिनेट कर लिया, तो इससे आप अपने क्वेश्चन को सही करने का चांस इंक्रीज कर सकते हैं एग्जाम में. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया और 2 काउंसिल्स का फॉर्मेशन हुआ. वन वाज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अदर वाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड दीज 2 काउंसिल हैड 6 मेंबर्स ईच. सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ which was known as covenanted civil services. So earlier covenanted civil services was thrown open to Britishers only, but after this act this service was thrown open to Indians also. इस एक्ट के अंडर लोकल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ इन लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो जो 6 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसमें से 4 वर टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. So these were the important provisions of the Act of 1853. Now let's move to the Government of India Act 1858. So we have already read about this act, but इस क्वेश्चन में पूछा है कि Act of 1858 के important provision क्या थे. लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी को abolish कर दिया गया था और सारी पावर्स गवर्नमेंट की, टेरिटरीज की और रेवेन्यू की वो सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2010 and the question is who among the following governor generals created the covenanted civil service of India.
which later came to be known as the Indian Civil Service. तो this is pretty much a very direct question. हमसे डायरेक्ट पूछा गया है कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विस कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर क्रिएट की गई थी. तो ये मैंने आपसे पहले भी बोला था कि गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं. तो इफ़ यू हैव कवर्ड दैट देन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली. बट अगर आपने नहीं किया है तो वो आप आज भी कर सकते हैं. जो स्पेक्ट्रम की बुक है आपके पास उसके लास्ट के पेजेस पर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स गिवन है, तो वहीं पे गिवन है कि गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, तो आप वो वहाँ से कवर कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट डू दैट because that's very important for from the point of view of your exam. Now coming back to the options, our options are Warren Hastings, Wellesley, Cornwallis or William Bentinck. Now let's see what is the answer. Answer is option C, that is Cornwallis was the Governor General who created the Covenanted Civil Service of India. Here we can see the evolution of civil services in India. So first Lord Cornwallis splitted the bureaucracy into two parts. First was political branch, which was responsible for civil governance, and commercial branch responsible for commercial activities. Then 1800 में Lord Wellesley set up the Fort William College to induct new entrants into covenanted civil services. Then 1886 में कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज का नाम चेंज करके इंपीरियल सिविल सर्विसेज रख दिया गया और इसके मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर अपॉइंट किए जाते थे. देन 1854 में इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड हुई by Macaulay Committee, and this committee recommended that patronage based system को हटाकर उसकी जगह merit based system introduce किया जाए competitive entry के लिए examinations में. So this is how first modern civil services in India was introduced, and Macaulay Committee introduced it in India. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2002, and the question is, which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से एक्ट्स के अंडर वाइसरॉय की अथॉरिटी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर स्ट्रेंथन कर दी गई. हाउ? बाय रिप्लेसिंग द कॉर्पोरेट फंक्शनिंग विद द पोर्टफोलियो सिस्टम. तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं भी पता है कि कौन से एक्ट के अंडर वाइसरॉय की अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया गया, देन यू कैन ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू नो दैट व्हेन पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि अगर आपको उसमें से एक या दो चीज़ें भी पता हैं तो उससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं एग्जाम में, एंड यू कैन इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. First is Indian Council Act 1861, Government of India Act 1858, Indian Council Act 1892 and Indian Council Act of 1909. Now let's see what is the answer. Answer is option A, that is Indian Council Act 1861 strengthened the Viceroy's authority over his executive council. So under the Indian Councils Act of 1861, Indians were involved in the law making process. तो पहली बार इस एक्ट के अंडर इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बिगिनिंग हुई. एंड दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. तो Viceroy कुछ Indians को nominate करेगा as non-official members. तो जो ब्रिटिशर्स थे दे वर नोन एज ऑफिशियल मेंबर्स एंड इंडियंस वर इंट्रोड्यूस्ड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. एंड लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम पर वाइसरॉय थे, ही नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. एंड इस एक्ट के अंडर डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को भी इनिशिएट किया गया, यानी इससे पहले ऑल दी एक्ट्स वर एमिंग फॉर सेंट्रलाइजेशन. जैसे बाय द एक्ट ऑफ 1833 बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर्स को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, लेकिन इस एक्ट में इन दोनों प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया. दिस एक्ट ऑल्सो गिव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम. तो पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859. तो हमारे पास यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन मिली. फर्स्ट कि पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859 बट इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन 1861.
सो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम वाज अ डिपार्टमेंटल सिस्टम इन विच हर मेंबर को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता था एंड वो मेंबर अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉज बनाता था और उसकी गवर्नेंस को ओवरसी करता था. तो इस सिस्टम से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया. Now this was all about the important provisions of 1861. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2005 and the question is consider the following statements. हमारे पास यहाँ पर 3 statements given है and हमें बताना है कि which of them is correct. Our first statement is Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. Second is a Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act 1773. And third, the Indian Penal Code came into effect in the year 1860. तो हमने अभी इसके बारे में भी नहीं पढ़ा और अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में भी नहीं पढ़ा है. बट इंडियन पीनल कोड के बारे में हमने पढ़ा था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हुए थे. तो वहाँ पर हमने देखा कि इंडियन पीनल कोड को 1860 में इफेक्ट में लाया गया था. सो स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट हेयर. So if we know that the statement third is correct, then A cannot be the answer. So A option is eliminated here. Now we are remain with 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3. Now let's see what is the answer. Answer is option B, that is 2 and 3. These two statements are correct and first statement is incorrect. The Regulating Act of 1773 was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. तो East India Company को पहली बार रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट आया था that was Regulating Act of 1773 एंड इस एक्ट के अंडर फर्स्ट टाइम कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया. यानी इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज जस्ट अ कमर्शियल बॉडी बट आफ्टर दिस एक्ट इट ऑल्सो बिकेम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. And under this act, the foundations of central administration in India was laid, and the governor of Bengal की designation को change करके उस person को governor general of Bengal बना दिया गया. इस एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कैलकटा में, जो कि 1774 में इस्टेब्लिश हुआ. तो ये हमसे क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट पूछा गया है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इस एक्ट के अंडर एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई कंपनी के लिए विच वॉज नोन एज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यूज टू रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया. So these were all the important provisions of Regulating Act of 1773. Now Indian Penal Code. So it was a criminal code of India which used to cover all substantive aspects of criminal law. तो criminal law से related जितने भी aspects थे उसको cover करने के लिए इस code को introduce किया गया and this code was drafted in 1860 on the recommendation of first law commission of India. तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर लॉ कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी उस कमीशन ने इस कोड को ड्राफ्ट करने की रिकमेंडेशन दी थी और 1860 में इसको ड्राफ्ट किया गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2004 एंड हमारे पास यहाँ पर 4 पेयर्स गिवन है और हमें बताना है कि विच ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. फर्स्ट पेयर इज पिट्स इंडिया एक्ट एंड वॉरेन हेस्टिंग्स. सेकंड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डलहौजी. थर्ड, vernacular press act and Curzon. And the fourth, Ilbert Bill and Ripon. So we have already read about the doctrine of lapse policy in the revolt of 1857 topic, and we know that this doctrine of lapse was introduced by the Lord Dalhousie. So B is the correctly matched pair, so this cannot be the answer. Now we remain with 3 options, A, C and D. Now let's see what is the answer. Answer is option C, that is Vernacular Press Act and Curzon are not correctly matched. See, this question could also be solved if you have read about the Governor Generals and important provisions during their tenure. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल्स के बारे में अगर हमें पता है तो हम बहुत ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, एंड दैट्स व्हाई दोज आर सो इम्पॉर्टेंट. Now let's see all about the Pitt's India Act, Vernacular Press Act and the Ilbert Bill.
So Vernacular Press Act was introduced in 1878 and it was enacted to curtail the freedom of Indian press and prevent the expression of criticism toward British policies. तो British policies को criticize करने के लिए Indian press का यूज़ किया जाता था and इस freedom को curtail करने के लिए इस act को introduce किया गया. And this act was proposed by Lord Lytton, who was the Viceroy of India at that time. Then Ilbert Bill came in 1883 that sought to allow Indian senior magistrates to preside over cases involving British subjects in India. तो इस बिल से पहले ब्रिटिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी केसेस होते थे उस पे ओनली ब्रिटिश मजिस्ट्रेट्स कुड प्रेसाइड, बट इस एक्ट के बाद लाया गया कि इंडियन मजिस्ट्रेट कुड ऑल्सो प्रेसाइड ओवर सच केसेस. And this bill created lot of controversy between the Britishers and Indians, and this led to the formation of Indian National Congress in the year 1885. Then Pitt's India Act of 1784 came and it distinguished between the commercial and political functions of the company. तो commercial affairs को manage करने के लिए court of directors के institution को appoint किया गया and political functions को manage करने के लिए एक new body create की गई which was known as Board of Control. तो Board of Control was created in the Pitt's India Act of 1784 and court of directors were इंट्रोड्यूस्ड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ अपॉइंट किया गया था कमर्शियल अफेयर्स के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, बट दिस बॉडी वाज क्रिएटेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड इन द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. And this board of control used to supervise and direct all operations of the civil and military and revenues of the British possessions in India. So this was all about this question. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2002 and इस question में हमारे पास दो list given है. फर्स्ट लिस्ट में एक्ट्स ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट गिवन है एंड लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड प्रोविजंस गिवन है एंड वी हैव टू मैच विद द रिलेटेड प्रोविजन. So acts are Charter Act 1813, Regulating Act, Act of 1858 and Pitt's India Act. इन सारे एक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Now let's start with the first provision. So set up a board of control in Britain to fully regulate East India. तो हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में ही देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो इंस्टीट्यूशन था that was set up under the Pitt's India Act. So D is matched to 1. Next provision is company's trade monopoly in India was ended. So East India Company की जो monopoly थी about trade with India that ended in the Charter Act of 1813. So इस act से पहले only East India Company could do trade with India, but after this act all the British merchants were allowed to do trade with India. Next provision is the power to govern was transferred from East India Company to the British Crown. तो इस वाले स्टेटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं कि बाय द एक्ट ऑफ 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन. सो 3 is matched to C. Now last provision is the company's directors were asked to present to the British government all correspondence and documents pertaining to the administration of the company. तो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था. सो 4 is matched to B. Now A is matched to 2, B is matched to 4, C is matched to 3 and D is matched to 1. That's why option A is the answer. Now let's move to the next question. This question came in the prelims of 1999 and the question is the most short-lived of all of the Britain's constitutional experiments in India was the. हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. तो इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द सीरीज ऑफ द एक्ट्स कि कौन से एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया था, चार्टर एक्ट्स में कितने एक्ट थे, काउंसिल एक्ट में कितने एक्ट्स थे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली सीरीज में कितने एक्ट्स थे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन. और वो आपके लिए मेंस के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि अगर आपके दिमाग में होगा कि इस एक्ट में ये हुआ देन नेक्स्ट एक्ट में ये हुआ, तो ये ऐसे आपके दिमाग में एक सीरीज बनती चली जाएगी इवेंट्स की विच विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग देन.
Now let's see what is the answer. Answer is option C, that is Indian Council Act of 1909 was the most short-lived of all of the acts given here. तो हमारे पास यहाँ पर टाइम स्पैन गिवन है सारे एक्ट्स की जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद आया था एक्ट ऑफ 1892. दैट्स वाई एक्ट ऑफ 1861 लास्टेड फॉर 31 years. देन 1892 के बाद आया एक्ट ऑफ 1909. सो एक्ट ऑफ 1892 लास्टेड फॉर 17 years. देन 1909 के बाद आया था एक्ट ऑफ 1919. दैट्स वाई एक्ट ऑफ 1909 लास्टेड जस्ट फॉर 10 years. ये हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था. देन एक्ट ऑफ 1919 के बाद आया था एक्ट ऑफ 1935. सो दैट्स वाई दिस एक्ट लास्टेड फॉर 16 years. तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द एक्ट ऑफ 1909 लास्टेड जस्ट फॉर 10 years. 10 years के बाद ही एक्ट ऑफ 1919 को इतनी जल्दी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. तो इसके हमारे पास दो रीजंस हैं. फर्स्ट, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस वर एक्सपीरियंसिंग हार्डशिप्स एंड दीज हार्डशिप्स वर मिक्स्ड विद द expectations of political gains from government. And also in 1917 October Revolution happened. तो October Revolution से ये मैसेज मिला इंडियंस को कि if all the peoples are organized and united then they can change the government in their favor. So these two reasons created a charged atmosphere in the country, and to address all these issues Government of India Act of 1919 was introduced. Now coming back to the Act of 1909, this was also called Morley-Minto reforms. So Morley was the Secretary of State of India and Minto was the Viceroy of India at that time. एंड अंडर दिस एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मेंबर्स को इंक्रीज करके 16 से 60 कर दिया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी मेंबर को इंक्रीज किया गया. इस एक्ट के अंडर इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर में भी इन्वॉल्व कर लिया गया. सो इस एक्ट से पहले बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्वॉल्व किया था एंड बाय द एक्ट ऑफ 1909 इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इन्वॉल्व कर लिया गया. एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इस एक्ट के अंडर सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था इसमें माइनॉरिटीज यूज टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो जैसे सपोज मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, मुस्लिम मेंबर है, तो उसके लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे. So this system was separate electorate and Lord Minto introduced this system, so he came to be known as the father of communal electorate. इस एक्ट के अंडर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी डेलिब्रेटिव पावर को इनलार्ज कर दिया गया. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन, बिकॉज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मेजॉरिटी थी वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की थी, यानी इंडियंस की थी. तो अब इंडियंस की और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसको इस एक्ट के अंडर एम्पावर कर दिया गया. नाउ दे कुड डिस्कस द बजट, they could also ask supplementary questions and they could also move resolutions on matters related to local bodies. So guys, this was it for the today video. In next part we will discuss the act starting from 1919. Till then, good luck for your studies. Bye bye.